स्टार्ट करें बेटा। कल वाले में कोई दिक्कत आई है? किसी ने रिवाइज किया एनसीईआरटी से उसको? कल वाले में कोई दिक्कत आई है? नहीं आई? किसी ने रिवाइज किया? बताओ जल्दी से। कल वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है किसी को? बस बेटा डोपा बुक जो है वो डिलीवरी पर है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कुछ बच्चों को डिलीवर हो गई है ना? तो जूलॉजी वाली प्रिंटिंग में नहीं थी अभी, मेरे ख्याल से प्रिंट होके आपको थर्सडे, आज क्या है, वेडनेसडे, कल मैं आपको डेट्स बता दूंगा कि क्या रहेगी उसकी, है ना? ठीक है। हाँ मतलब कोई ना कोई आपको डेट्स आ रही होंगी, मैसेज वगैरह आएगा, है ना? मुझे कल मैंने बात की थी आप लोगों के मैसेज के बाद। और कोई चीज आप पूछना चाहते हो? स्टार्ट करें? कल वाली टेबल समझा दो, एनसीईआरटी वाली। बेटा एनसीईआरटी वाली टेबल कौन सी है, मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने जो टेबल बनाई थी आपके लिए, मतलब जो मैंने कंपैरिजन कराया, टेस्ट में क्या आएगा, कब है टेस्ट? इस वीक में तो नहीं है टेस्ट आपका? इस वीक में टेस्ट है क्या? इस वीक में टेस्ट है क्या? नहीं, अगले वीक में है ना? तो नेक्स्ट वीक में प्लांट किंगडम पूरा आ जाएगा ना? प्लांट किंगडम डाल देंगे, पूरा पूरा प्लांट किंगडम डाल देंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्या पढ़ रहे थे उसी के आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने एल्गी लगभग खत्म कर लिया था। मैंने आपको कल की क्लास में कुछ बोला था, अगर किसी को याद हो, कल की क्लास में लास्ट में मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ आगे का बताऊंगा, जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस किसे कहते हैं और ये सारी चीजें। ठीक है, उसको एक बार कंप्लीट करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। यस, करें बेटा फटाफट से। हाँ, करें, स्टार्ट करें। अच्छा, कल आपने क्या ज्वाइन किया? अच्छा, ये क्या है, मेंटर्स क्या है? अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग है। तो वो क्यों ज्वाइन किया? लास्ट लाइन एक्सप्लेन करने वाला था। हाँ, मैं चालू करूं, मैं क्लास स्टार्ट करूं अब? हाँ सचिन, मैंने देख ली बेटा बात। लास्ट लाइन में स्टार्ट करूं? यूट्यूब वाले 2 वीडियोस में बनाऊंगा बच्चे, आज एक वीडियोस डालूंगा उसमें से। अच्छा, करें, स्टार्ट करें क्लास। फ्रैगमेंट्स बेटा टुकड़ों को कहते हैं। चैट को प्राइवेट करते हैं और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। वॉइस इंक्रीज कीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस को। हल्का सा बढ़ा सकते हैं। अब ठीक है, चलिए चैट को प्राइवेट करेंगे और वॉइस को इंक्रीज करेंगे हल्का सा, और अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कल की क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा जब फोकस करते हो ना तो क्लास को पूरी तरह से फोकस करके सुना करो और देखा करो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो जो कल की क्लास थी उसमें हमने एल्गी को कंपेयर किया था। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, आप कमेंट में आंसर करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप में से कितने लोगों को याद है कि ग्रीन, ब्राउन और रेड में जो है वो मेरीन वाटर में मेनली ब्राउन और रेड एल्गी मिलती है? ठीक है, आप में से कितने लोगों को याद है कि सबसे ज्यादा वेरिएबल फॉर्म मुझे ग्रीन एल्गी में मिलती है? उसमें यूनिसेलुलर हैं 2 एल्गी के एग्जाम्पल, फिर आपके पास फिलामेंटस के एग्जाम्पल है, कोलोनियल के एग्जाम्पल है। कोलोनियल ग्रीन एल्गी आपको याद है? कोलोनियल ग्रीन एल्गी आपको याद है? आपको कोलोनियल ग्रीन एल्गी याद है? नाम बताओ। उसका नाम क्या है? वॉल्वॉक्स नाम है। यस, उसका नाम क्या है? वॉल्वॉक्स नाम है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको, फिर कंपैरिजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैबिटाट की। तो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, मेरीन और बाकी जगह भी मिलती है। ब्राउन और रेड एल्गी मेनली मेरीन होती है। रेड एल्गी डीप सी में मिलती है, वार्म वाटर में भी मिलती है। उसके बाद स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा फॉर्म ग्रीन एल्गी के पास है,
ब्राउन और रेड एल्गी का जो थैलस होता है वो ब्रांच होता है, और ब्राउन एल्गी में हम लोग होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड बनाते हैं, रेड एल्गी में भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फ्रॉन्ड होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं बेटा, अगर अगर हम लोग आगे जाएं और बात करें फ्लैजिला की, तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला हैं, एपिकल है, इक्वल है। ब्राउन एल्गी में लेटरल फ्लैजिला होते हैं अनइक्वल साइज के 2, और रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता। सेल वॉल में ग्रीन एल्गी में पैक्टिन होता है, आउटर इनर सेलुलोज। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ एल्जीनिक एसिड होता है, और रेड एल्गी में काराजीन होता है। एल्जीनिक एसिड और काराजीन को एक केमिकली एक ऐसा केमिकल बोलते हैं जो पानी होल्ड करता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोकोलोइड। क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइड्रोकोलोइड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई बात करी थी इसकी पिगमेंट की। ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड में तीनों में क्लोरोफिल ए होता है। ए और ग्रीन एल्गी में होता है क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में होगा सी, और रेड एल्गी में होगा क्लोरोफिल डी। इसके अलावा ब्राउन एल्गी में होता है फ्यूकोजेंथिन जो एक जेंथोफिल का टाइप है, और रेड एल्गी में होता है फाइकोइरिथ्रिन। स्टोरेज की बात करें तो ग्रीन एल्गी में मेनली स्टार्च बनता है, और कुछ में हमारे पास ऑयल स्टोर होता है। ब्राउन एल्गी में मेरे पास बनता है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, और रेड एल्गी में आपको याद हो मैंने फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करी थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं रिप्रोडक्शन की बताता हूं। मोस्ट ऑफ द एल्गी में जो फिलामेंटस है सब में फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं बेटा? एसेक्सुअल स्पोर होते हैं अगर मोटाइल होंगे, जिन्हें आप जूस्पोर बोलोगे। कैसे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। तो अगर आपको याद हो किसी भी थैलस का कोई सेल है, उसके अंदर माइटोसिस होके काफी सारे सेल्स बनेंगे जिन्हें जूस्पोर कहते हैं। जूस्पोर ग्रीन और ब्राउन एल्गी में बनते हैं। रेड एल्गी में मेरे पास क्या नहीं बनता बताओ? रेड एल्गी में मेरे पास जूस्पोर नहीं बनते। तो रेड एल्गी के स्पोर का क्या नाम है? कौन बताएगा कमेंट में? रेड एल्गी के स्पोर का नाम बताइए जल्दी से कमेंट में। रेड एल्गी के उसका नाम बताइए कमेंट में जल्दी से। ए प्लानोस्पोर। शाबाश शाबाश, उसको बोलेंगे ए प्लानोस्पोर। इसके साथ मैंने आपको ये बोला था कि जो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं ना, ये सिर्फ एल्गी तक सीमित है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंजियो में कोई ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू नहीं होती। किसमें? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंजियो में। ये वाली बात याद है आपको? उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एल्गी लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें आइसो, एनाइसो, ऊगैमस तीनों मिलता है। आइसोगैमस की अगर हम बात करें, उसमें नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या है बताओ? आइसोगैमस नॉन मोटाइल का कोई एग्जांपल है? आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल है हमारे पास कोई? किसी को याद है? आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल याद है? स्पाइरोगेरा। क्या नाम है? स्पाइरोगेरा। यस, स्पाइरोगेरा। आइसोगैमस नॉन मोटाइल में गैमेट्स की बात कर रहा हूं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला, आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगेरा। उसके अलावा आइसोगैमस मोटाइल में क्या आएगा बताओ? आइसोगैमस मोटाइल में क्या आएगा हमारे पास? क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स आ सकता है। एनाइसोगैमस में यूडोरिना। ऊगैमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस आता है। अब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था ग्रीन और ब्राउन एल्गी में आइसो, एनाइसो, ऊगैमस है। रेड एल्गी ओनली ऊगैमस होती है। ये वाली बातें याद है आपको? रेड एल्गी ओनली ऊगैमस होती है। अच्छा, किसके क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है? ग्रीन एल्गी के। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड। जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग रेड एल्गी पे। हम किस पे आ गए बेटा? हम आ गए अब हम लोग रेड एल्गी की वो बातें पढ़ेंगे जो मैंने आपको बोली थी और कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो रेड एल्गी के एक पॉइंट मैंने बोला था कि जाइगोट जो है वो शो करता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी ने लाइन ऐसे लिखी है कि रेड एल्गी ओनली ऊगैमस होती है, उसमें मेरे पास जाइगोट में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि जाइगोट का एल्गी में होता क्या है नॉर्मली। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मली जाइगोट की मियोसिस होती है एल्गी में। जो कुछ रेड एल्गी हैं, ध्यान से सुनेंगे, कुछ रेड एल्गी ऐसी हैं, सम रेड एल्गी हैं हमारे पास, कुछ रेड एल्गी हैं जो क्या शो करती हैं बेटा? शो माइटोसिस इन जाइगोट। वो माइटोसिस शो करती हैं जाइगोट में। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये वर्ड लिखा है, देखो, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब है ऐसा चेंज, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा चेंज जो बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं।
क्या बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला बदलाव। अब मुझे बताओ फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? जाइगोट। अब उस जाइगोट की अगर माइटोसिस हो रही है, ऐसा कुछ रेड एल्गी में होता है, वही चीज एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। अब मैं आपसे बात करता हूं स्टोरेज इन रेड एल्गी क्या है, याद करो। अगर आपको याद हो स्टोरेज इन रेड एल्गी क्या है मेरे पास, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। अब ये फ्लोरिडियन स्टार्च किससे सिमिलर है? अब ये सिमिलर है किससे? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब ये होता क्या है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, अभी बता रहा हूं। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन क्या होता है, मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है? नहीं पता है तो मैं बना देता हूं आपके लिए। देखो मैंने क्या किया है, ये ग्लूकोज का एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ये समझ में आ रहा है? यहां पर मैंने इस पर अब मैं HOH बनाऊंगा ऐसे। ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर है, यहां पर CH2OH है, इधर H है, इधर H है, नीचे यहां OH है, यहां OH है, यहां H है, यहां H है, यहां OH है, और यहां H है और OH है। इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है, और ये वाली सिक्स्थ कार्बन है, तो इसको सेकंड लिख देता हूं, इसको थर्ड लिख देता हूं, इसको फिफ्थ लिख देता हूं, सिक्स्थ कार्बन। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो मेरे पास, ध्यान से सुनिए, ये ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, ये तीसरा ग्लूकोज है, ये चौथा ग्लूकोज है। ऐसे करते करते मैंने एक चेन बना दी है ग्लूकोज की। इस तरीके से मैंने क्या कर दी है, ग्लूकोज की चेन बना दी है। मेरी बात समझो ध्यान से। इस तरीके से मैंने क्या कर दी है, ग्लूकोज की ऐसे चेन बना दी है। ऐसे क्या कर दी है मैंने, ग्लूकोज की चेन बना दी है ऐसे, है ना। मैं आपको ग्लूकोज की चेन बनाना सिखा रहा हूं, मेरी तरफ देखो ध्यान से। मेरे पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें इधर 1 है, इधर 4 है। अगर मैं इसके बगल में एक और ग्लूकोज रख दूं, ऐसा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इधर 1 है, इधर 4 है। ऐसे ही इधर 1 है, इधर 4 है, तो इधर 4 और इधर 1 होगा। मैं इन दोनों को सामने लाऊंगा तो क्या होगा, इधर 1 था, इधर 4 था, तो एक लिंकेज बनेगी, उसे 1-4 लिंकेज कहते हैं। तो अगर मैं दो ग्लूकोज को आमने सामने रखूं, इधर मेरी तरफ देख ध्यान से, इधर मान लेते हैं 1 है और इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 4 है, तो 1 के सामने 4 आ गया, तो एक लिंकेज बनेगी जिसे 1-4 लिंकेज कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, अल्फा ग्लूकोज को आपस में ऐसे जोड़ा है 1-4 से। जैसे मान लो इधर 1 है, इधर मान लेते हैं कार्बन, फर्स्ट कार्बन है, मेरी बात समझो ध्यान से। मान लेते हैं, सॉरी, इधर मान लेते हैं 4 है, तो इधर 1 आ जाएगा, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, 4, इधर 1, तो इसका मतलब दो ग्लूकोज कौन सी लिंकेज से जुड़ गए, 1-4 से। ऐसे करते करते ग्लूकोज को मैं आपस में जोड़ सकता हूं। ऐसे करते करते मैं स्टेट चेन बना सकता हूं। और ये कौन से ग्लूकोज से बना, अल्फा से, तो इसको हम लिखते हैं अल्फा 1-4 लिंकेज। क्या लिखते हैं, अल्फा 1-4 लिंकेज लिखते हैं। जिसमें अगर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ये 1 है, ये 4 है, ये देख रहे हो, ये 4 है, ये 1 है, इसको अल्फा 1-4 लिंकेज कहते हैं। अब मुझे बताओ, यहां पे अगर मेरे पास 4 था, इधर 1 था, यहां 4 था, इधर 1 था, तो यहां 1 होगा। और ये देखो ये 6 है, यहां पर ऊपर 6 है, तो इसको आपस में जोड़ दिया तो ये ब्रांच बन गई। इसको कहते हैं अल्फा 1-6 लिंकेज। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन कैसा दिखता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मेरे पास ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है जिसको अल्फा 1-4 कहते हैं, ठीक है। जहां पर ये ब्रांच बनती है, इस चेन से ये चेन जुड़ती है, वो होती है कौन सी लिंकेज, अल्फा 1-6 लिंकेज होती है। ऐसे 1-4 आपस में जुड़ता चला जाता है, फिर जहां पर ब्रांच होती है वहां पर अल्फा 1-6 होती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका, अमाइल, उसका स्टार्च का। अब इसमें जो इतना पार्ट है जिसमें सिर्फ 1-4 लिंकेज है, ये पार्ट, इसको कहते हैं अमाइलोज। इसको क्या कहते हैं, अमाइलोज। तो अमाइलोज क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1-4 लिंकेज है। बचा हुआ पार्ट जिसमें काफी सारी ब्रांचेस हैं, उसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज अमाइलोपेक्टिन, जहां पर दो ग्लूकोज आपस में कैसे जुड़े हैं, 1-4 से। ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ऐसे, और फिर ब्रांचेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमाइलोपेक्टिन और स्टार्च में क्या फर्क होता है। अगर मैं अमाइलोज हटा दूं तो ये चीज देखो जल्दी जल्दी ब्रांच हो रही। पहले समझो ध्यान से,
ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा, ये स्ट्रक्चर जो है स्टार्च का है। और अगर मैं ये अमाइलोज हटा दूं तो आपको लगेगा ये जल्दी जल्दी ब्रांच हो रहा है ऐसे। आपको समझ में आ रहा है? ये वाला हिस्सा अमाइलोपेक्टिन है। तो अमाइलोपेक्टिन ज्यादा क्या होता है, ब्रांच होता है किसके कंपैरिजन में, स्टार्च के कंपैरिजन में। ऊपर ऊपर से जा रहा है, फिर से सुनेंगे, देखिए एक बार सुनेंगे सबको समझ में आएगी। ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज को अगर मैं जोड़ता हूं चेन बना के, उसे अल्फा 1,4 लिंकेज कहते हैं। और जहां पे ब्रांच होती है वहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। जहां पर सिर्फ 1,4 है उसे कहते हैं अमाइलोज। जहां पर 1,4 और 1,6 दोनों होती है उसे अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अगर मैं स्टार्च लिखूं तो ये पूरा स्टार्च है। अगर मैं इसमें से अमाइलोज हटा दूं तो क्या ये चीज जल्दी जल्दी ऐसे ब्रांच कर रही है? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि रेड एल्गी क्या करती है, ग्लूकोज ही स्टोर करती है किसकी फॉर्म में, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। चुलबुली कुमारी जी कह रहे हैं नहीं आ रहा समझ। बेटा ये छोड़ दे फिर, ये मेरे को पढ़ाना ही नहीं है, ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ाना है। मैं तो सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं पहले समझ ध्यान से। एक बार फिर कोशिश करता हूं, आ गया ठीक, नहीं तो फिर बेटा नहीं कर सकते कोशिश। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल है। ये एक ग्लूकोज है, इसकी फर्स्ट कार्बन है इधर 4 कार्बन, ये दूसरा ग्लूकोज है 1 कार्बन 4 कार्बन। जब मैं ग्लूकोज की लंबी चेन बनाता हूं तो उसे कहते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज, मतलब एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज। तो मेरे पास मान लो यहां 4 है, यहां 1 है, यहां 4 है, यहां 1 है, ये आपस में जुड़ गए अल्फा 1,4 लिंकेज। ऐसे ही जब ब्रांच बनती है तो अल्फा 1,6 लिंकेज। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि स्टार्च में क्या होता है, लंबी चेन के बाद ब्रांच बनती है। ग्लाइकोजन में क्या होता है, छोटी चेन के बाद ब्रांच बनती है। तो ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच होता है, मेरी बात समझो, ग्लाइकोजन क्या होता है, ज्यादा ब्रांच होता है। वैसा ही मेरे पास अमाइलोपेक्टिन होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर किसका है, फ्लोरिडियन स्टार्च। दैट इज इनफ एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? इसके बाद हम नहीं समझ रहे इसे। ठीक है बेटा, अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो प्लीज बायोमोलिक्यूल में से देखें। ठीक है बेटा। सर ये किस काम का है? बेटा आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, एनसीईआरटी लिखती है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एल्गी में फर्टिलाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? सर जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? सर जाइगोट बनेगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी स्क्रीन ठीक है? ग्लाइकोजन का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन से मैच करता। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अमाइलोपेक्टिन है, ये पूरा स्टार्च है। इसका ये स्ट्रक्चर जिसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज होती है इसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। ऐसा ही स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का होता है, ऐसा ही फ्लोरिडियन स्टार्च का होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोरिडियन स्टार्च एंड स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च का मतलब है ज्यादा जल्दी जल्दी ब्रांचेस। देखो ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ऐसे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, स्क्रीन पहले ठीक थी, अब ठीक है, ये बताओ। ठीक है, अब 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 ठीक है बेटा, मैंने देख लिया सलोनी आपका एक मैसेज। इसको नोट कर लो जिसको करना है। मेरी तरफ से सिर्फ आपको ये समझना है
कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन और कैसा होता है, माइलोपेक्टिन का, दोनों क्या होता है, दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज नाम का ग्लूकोज होता है जो ज्यादा ब्रांच होता है। सर क्या मुझे बनाना चाहिए? नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आपकी मर्जी है बनाओ या ना बनाओ, ये आपकी मर्जी है इस वाले को, ठीक है। हाँ बच्चे, जिन बच्चों को ये नहीं आया इसका मतलब उनको बायोमोलिक्यूल से इसे पढ़ना है, ठीक है, वहां आप इसे पढ़ पाएंगे। पर अभी के लिए याद रखो कि ये रेड एल्गी में होता है और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है फ्लोरिडियन स्टार्च के। अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे चलेंगे। अच्छा, ये पहली लाइन का क्या मतलब है? पहली लाइन का ये मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो नॉर्मल एल्गी में नहीं होते। नॉर्मल एल्गी में जाइगोट की मियोसिस होती है, यहां पर जाइगोट की मियोसिस नहीं हो रही, तो फिर क्या होगी? माइटोसिस होगी। यस, राफिया बेटा आप एनसीईआरटी रीड कर लो, कुछ छूटा नहीं है। ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर सिमिलर है। अब आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आना चाहिए ना, तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन किसका बना है? ग्लूकोज का। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोपेक्टिन में कुछ ग्लूकोज और जोड़ देता हूं जिसे अमाइलोज कहते हैं, तब जाके स्टार्च बनता है। तो इसका मतलब अमाइलोपेक्टिन क्या है? जिसमें ज्यादा लंबी ब्रांच नहीं है। देख रहे हो, ये ब्रांच बहुत लंबी है स्टार्च में, ये वाली भी देखो कितनी लंबी है, आप देखो ना, खुद से देखो। स्टार्च क्या होता है? इसमें ये लंबी लंबी ब्रांच है, ये लंबी लंबी ब्रांच है। लेकिन ग्लाइकोजन क्या होता है? उसमें देखो, उसमें ये छोटी छोटी ब्रांच है, ये देखो, ये ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन है। मेरी बात समझ में, ये डिफरेंस है। तो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? एल्गी की इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है एल्गी की? सबसे पहला, जो किसी भी प्लांट की होती है, क्या होती है किसी भी प्लांट की? हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ फिक्स्ड बाय एल्गी। इसमें प्रोटिस्टा भी इंक्लूड है, फोटोसिंथेटिक वाला। मतलब हम ये कह रहे हैं बच्चा कि जो अर्थ की टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ की, वो कौन फिक्स कर रही है? एल्गी फिक्स कर रही है। अब एल्गी में कौन कौन सी एल्गी आएगी? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। उसके अलावा जो प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप हैं, डाइएटम, डाइनोफ्लैजलेट, वो सब आ जाएंगे, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है। आप समझो ध्यान से, आप समझो ध्यान से। इसका मतलब ये है कि सिंस एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक है, सिंस एल्गी क्या है? इज फोटोसिंथेटिक, तो जो एटमॉस्फेयर की CO2 है उसको ये फिक्स करेगा ना, फोटोसिंथेटिक। तो वो क्या करेगा? कैन फिक्स CO2 इनटू ग्लूकोज, CO2 को फिक्स करेगा इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज बना सकता है। तो 50% CO2 यही फिक्स कर रहे हैं, है ना, 50% CO2 ये फिक्स कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन। कहां पर ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं? पहले जरा समझो। मान लेते हैं हमारे पास ये वाटर बॉडी है, मेरी तरफ देखिए सारे बच्चे। मान लेते हैं मेरे पास ये वाटर बॉडी है, ठीक है सर, और यहां पर मेरे पास एल्गी है, ये मेरे पास पानी है, और इस पानी में मेरे पास क्या है? एल्गी है। आप समझो ध्यान से, इस पानी में क्या है मेरे पास? ये एल्गी है। तो ये जो एल्गी है मेरे पास पानी में, ये अपने आसपास ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। ऑक्सीजन का लेवल क्या है? बढ़ाती है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन कहां पर? नियर, नियर या किसमें? इन मीडियम, है ना, अपने मीडियम में जहां पर ये ग्रो करती है, इन मीडियम इन विच इट ग्रो। जब जिस मीडियम में ये ग्रो करती है वहां पर क्या करती है? लेवल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा देती है। कौन सा लेवल बढ़ा देती है? इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका लेवल इंक्रीज कर देती है। आप इस चीज को समझे, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल ये बढ़ा देती है। तो ये इसका दूसरा रोल हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं एल्गी की। क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि एल्गी जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करती है काफी ज्यादा अमाउंट में। अब यहां पर एल्गी शब्द में आपने सिर्फ ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी नहीं लेनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपने प्रोटिस्टा भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है, यस। थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड जो है हमारे पास वो है प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड, प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म
है ना, प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म, देखो बेसिस ऑफ फूड साइकिल, मतलब क्या हुआ, एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो वो क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। जो ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा, फर्स्ट लेवल में आएगा, तो एल्गी इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। आप में से कितने लोगों को पता है कि एल्गी खाना बनाती है? हाँ, तो एल्गी क्या है बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। यस, तो क्या होगा, इट कम फर्स्ट, इट कम्स फर्स्ट इन एक्वेटिक फूड चेन। जो एक्वेटिक फूड चेन है उसमें ये पहले ट्रॉफिक लेवल में आती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आती है। एक्वेटिक फूड चेन में ये पहले ट्रॉफिक लेवल में आती है। ईशांत बेटा, एमडी सर ने 10 तक क्यों बंद कर दी, वो एमडी सर से पूछना चाहिए तुझे, है ना। और तू खुद से रिवाइज नहीं कर सकता कुछ, तो बेटा टीचर कैसे रिवाइज कराएगा। आयशा अली बेटा, आपको आवाज लो लग रही है, बाकियों के लिए नहीं है शायद। रेड एल्गी में स्पोरोफाइट है क्या सर जी, माइटोसिस हो रही है, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा। विकास अभी रुक जाओ, आप मुझे बताओ क्या ये तीनों इंपॉर्टेंस ठीक है? पहला, एल हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्स कर रही है एल्गी। दूसरा, अपने आसपास डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ा देती है। तीसरा, प्रोड्यूस करती है एनर्जी रिच कंपाउंड, मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जो बेसिकली कहां यूज होते हैं बच्चे, कहां यूज होते हैं, फूड की तरह यूज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट रिपीट क्या करूं बता मुझे। टोटल अर्थ पे जितनी भी CO2 फिक्स होती है लैंड वैंड मिला के, उसका 50% जो है वो एल्गी फिक्स कर रही है। कैसे फिक्स कर रही है, क्योंकि एल्गी पानी में है। अब इस एल्गी शब्द में हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। कौन सी, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप भी, क्योंकि उसको भी पानी में मिलने की वजह से एल्गी ही कंसीडर करते हैं। और पूछो। ठीक है, अच्छा है। नहीं, जाइगोट और एल्गी में भी शुभम कॉम्प्लेक्स होता है। अमीबॉइड प्रोटिस्ट भी ऑक्सीजन बनाते हैं बेटा। ईशांत, कब पढ़ाया मैंने ऐसा कुछ, या मैंने कभी ऐसा बताया हो? एक बार नोट कर लो, आगे की इनके वो देख रहे हैं फटाफट से, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी नोट करेंगे। लिख लिया आपने? लिख लिया बेटा? लास्ट पॉइंट बता दो, क्या बताऊं, बता मुझे, बता फूड चेन क्या होता है? सर फूड चेन वो होता है जिसमें कोई किसी को खाता है। तो पहला ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जिसमें प्लांट आते हैं। क्या एल्गी प्लांट है? हाँ। तो पानी के अंदर एल्गी जो है उसको बहुत सारे लोग खाते हैं, तो एनसीईआरटी लिखती है प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड, मतलब कार्बोहाइड्रेट, विच फॉर्म बेसिस ऑफ फूड साइकिल। फूड साइकिल का क्या मतलब है, फूड चेन। जो फूड चेन पानी में होती है उसकी में एल्गी जो है कहां पे आएगी, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर आएगी। यस, यस। और कुछ किसी को पूछना है बेटा? और कोई है जिसको ये बातें समझ नहीं आई? आगे आ जाओ। एल्गी की कई मैरीन स्पीशीज हैं जिनको खाया जाता है, मैं आपको लिख देता हूं। हम ये लिखते हैं कि 17 मैरीन एल्गी हैं, एल्गी स्पीशीज हैं जिन्हें खाया जाता है, विच आर एडिबल एज फूड, एडिबल एज फूड की तरह खाया जाता है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं मेरे पास, लेमिनेरिया, सारगैसम, पोरफायरा। लेमिनेरिया को खाते हैं, सारगैसम को खाते हैं, सी फूड टाइप का कुछ ऐसा बनता है, और मेरे पास खाते हैं पोरफायरा। इनको खाया जाता है, इनको क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कितनी स्पीशीज हैं जिन्हें खाया जाता है, लगभग 70 स्पीशीज है ना। 70 स्पीशीज है, उनमें कौन कौन सी हैं, लेमिनेरिया, सारगैसम, पोरफायरा, ये आपको बताई गई है। अब दोस्तों ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा, कि जो ब्राउन एल्गी है ना,
ब्राउन एल्गी से केमिकल मिलता है एल्जीनिक एसिड। क्या मिलता है? एल्जीनिक एसिड मिलता है। यस। और रेड एल्गी क्या बनाती है? काराजीन बनाती है ना, काराजीन बनाती है। ये दोनों एल्जीनिक एसिड और काराजीन जो मेरे पास है, इनको हम कहते हैं एल्जीनिक एसिड प्लस काराजीन, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड, क्योंकि ये पानी होल्ड कर सकते हैं। दे कैन होल्ड वाटर। होल्ड मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी को। ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं पानी को। क्लियर है? ये पानी को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पानी को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पानी को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैरीन स्पीशीज यूज्ड एज अ फूड। तो मेरे पास क्या है? 70 मैरीन एल्गी स्पीशीज है विच आर एडिबल एज फूड। एग्जांपल लेमिनेरिया, सार्गेसम, पोरफायरा। ठीक है। ब्राउन और रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोकोलोइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एल्जीनिक एसिड है, काराजीन है, जो पानी होल्ड कर सकता है। अगार क्या है बेटा? अगार क्या है? सुनेंगे ध्यान से। अगार इज वन ऑफ द, ध्यान से सुनेंगे, देखो मेरी बात समझो ध्यान से। एल्जीनिक एसिड और काराजीन क्या होता है? ये एल्गी में मिलता है। ये क्या करते हैं? जब इन पे पानी पड़ता है ना, ये पानी को होल्ड कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स, हाइड्रो मतलब पानी। ये पानी को होल्ड कर सकते हैं, पानी को एब्जॉर्ब रख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है, मैंने ये बताया भी था। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब जब मान लो तो लो टाइड होती है। लो टाइड याद है किसी को? जब ज्वार भाटा होता है, जब पानी नीचे जाता है, तो एल्गी सन को एक्सपोज हो जाती है। उस केस में अगर ये पानी होल्ड नहीं करेंगे तो एल्गी सूख के मर जाएगी। याद करो। यस बेटा, सार्गेसम ब्राउन एल्गी। अब तेरी पिटाई होनी चाहिए जिसको ये याद नहीं है। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से बेटा। हमारे पास अगार, अगार जो होता है, अगार नाम का एक केमिकल होता है जो ऑब्टेन होता है किससे? इससे, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये दोनों क्या है? रेड एल्गी है। ये दोनों क्या है? रेड एल्गी है। अब अगार क्या क्या होता है? अगार मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक इस तरीके का कंटेनर है। मैंने क्या किया है? अगार को डिसॉल्व कर दिया है। ये अगार को गर्म पानी में डिसॉल्व कर दिया। यहां पर मेरे पास हॉट वाटर है। कौन सा पानी है? गर्म पानी। तो मेरे पास यहां पर हॉट वाटर है और इसमें मेरे पास अगार को मैंने डाल दिया। तो जब रूम टेम्परेचर पर पानी आएगा ना, रूम टेम्परेचर पर, तो वहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा? अगार जम जाता है। अगार क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। अगार क्या होगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई का मतलब होता है जम जाना। कब जम जाएगा? जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? तो अगार नाम का केमिकल मुझे मिलता है किससे? जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। और ये एक रेड एल्गी है। अगार को डिसॉल्व करते हैं किसमें? गर्म पानी में। और जब ये नॉर्मली आ जाता है तो ये जम जाता है। तो इसको हम कहां यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने में। इसको कहां यूज करते हैं? तो ये कहां यूज होता है? ये यूज होता है इन कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। कल्चर ऑफ माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। इस तरीके से दिखता है बेटा, इस तरीके से दिखता है। अगर आप देख पाओ इसको, मैं दिखाता हूं आपको। इस तरीके से दिखेगा आपको। आपको दिखाता हूं एक मिनट। ये देखो, ये देखो बेटा, आप ये देखो। ये हमारे पास क्या है? ये रहा आपके पास, ये रहा। ये देखो, ये अगार जमने के बाद ऐसा दिखता है। अब ये जमा हुआ अगार ऐसा दिखता है और ये व्हाइट कलर की बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। ये इसमें व्हाइट कलर की बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। तो अगार जम जाता है। ठीक है।
उसके अलावा बेटा हम लोग इसकी टैबलेट्स और पाउडर आते हैं, क्लोरेला खाते हैं। देखो ये क्लोरेला है, इसकी टैबलेट्स और पाउडर आते हैं, ग्रीन एल्गी होती है, इसको हम खाते हैं, स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखो हमने एक चीज आपको बताई थी यहां पर, ये देखो बेटा, ये देखो ये कैल्प है। कैल्प अगर आप देखोगे ना तो कैल्प क्या होता है, बहुत बड़ा होता है पानी के नीचे, कैल्प है ये, है ना, ये क्या है, कैल्प है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि अगार जो है ना, अगार इज अ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट। कमर्शियल मतलब जिसको हम मार्केट कर सकते हैं, और वो किससे मिलता है, जिलिडियम ग्रेसिलीरा से। इसको यूज करते हैं कल्चर इन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया को, जैसे प्लेट है ना, उस प्लेट में जो व्हाइट कलर दिख रहा था ये बैक्टीरिया है बच्चे, ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ये देख, ये बैक्टीरिया व्हाइट व्हाइट कलर का। तो ये जो ब्राउन कलर का है ना, ये अगार की वजह से ऐसा जम गया है, ये अगार की वजह से इस तरीके से जम गया है। तो इसको यूज करते हैं, और कहां यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं आइसक्रीम्स में और जेलीज में। आइसक्रीम भी तो जमानी पड़ती है, आइसक्रीम एंड जेलीज, तो यहां पर यूज करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगार काम क्या करता है, अगार वैसे गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है, अगार काम क्या करता है, अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, किसी चीज को जमाने के लिए यूज करते हैं। यस, क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है बेटा। जेनेटिक्स में अगार कैसे यूज करेंगे या बायोटेक में कैसे यूज करेंगे, वो तो आप समझो ना, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज करेंगे। अब क्लोरेला इज यूज बाय स्पेस ट्रेवलर एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी टैबलेट्स आती हैं बेटा, है ना, इसकी क्या आती है, टैबलेट्स आती है। तो क्लोरेला, है ना, क्लोरेला को कौन यूज कर रहा है, इसकी टैबलेट्स पाउडर ये सब आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, पाउडर आते हैं क्लोरेला के। देखो मैंने दिखाया यहां पर, क्लोरेला क्या है, उसका ऐसे पाउडर बना लेते हैं, उसकी टैबलेट बना लेते हैं, है ना, एनर्जी के सोर्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारे पास है एक, ये देखो, ये हमारे पास, इसको सारगैसम वगैरह को खाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, ये देखो, ये खाया जाता है ऐसे, है ना, सारगैसम लेमिनारिया ऐसे खाया जाता है प्रॉपर प्लेट में रख के, काट के। तो वो है ये। ठीक है, एक बार नोट कर लो, ये इसके वो दे रखे इंपॉर्टेंस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेटा आप समझ नहीं रहे हो, देखो आपको समझना पड़ेगा कि मान लो मेरे पास ये पानी है, पहले 2 मिनट मेरी बात सुना, ये पानी है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करना चाहता हूँ, इसको कहते हैं लिक्विड कल्चर। और अगर किसी प्लेट में पानी को जमाना चाहता हूं तो सॉलिड कल्चर। सॉलिड कल्चर के लिए क्या यूज होता है, अगार।
लिख लिया? लिख लिया बेटा? लिख लिया बच्चे? हाँ, तो मैंने आपको दो चीजें बता दी कि सॉलिड कल्चर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं इसे। कुछ बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगार को यूज, आप समझ नहीं रहे हो। अगर किसी चीज को जमाना है वहां अगार यूज करते हैं। अगार और एल्जिन अलग अलग चीज है। एल्जिन सेल वॉल में मिलती है। अगार एक केमिकल है जो कमर्शियली रेड एल्गी में जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। अब जो काराजीन है वो सारी रेड एल्गी में मिलेगा, पर अगार सारी रेड एल्गी में नहीं मिलता। शीतल बेटा, जाइग्नीमा आपको किसने बोला याद करने के लिए? आपने किसी ऑफलाइन कोचिंग में? मैंने आज एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर हमारी ऑफलाइन कोचिंग में ना ये जेनेटिक्स के ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं कि एक्स है उसका जीन ये है, फिर उसकी ऑटोसोमल। बेटा ऐसे क्वेश्चन तो मैं भी करा सकता हूं, पर वो आएंगे नहीं। ठीक है? हाँ, 6 पॉइंट रिपीट कर दीजिए बेटा। मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं। राकेश आप सो रहे थे शायद, प्लीज जग जाओ, है ना, जग जाओ, अच्छा रहेगा क्योंकि समय कम बचा हुआ है। अगार क्या है? एक केमिकल है। किससे मिलता है? जिलिडियम और ग्रेसिलिरिया से। इसकी खास बात क्या है? ये जम जाता है। पानी में डालोगे रूम टेम्परेचर पे जम जाएगा। तो इसको कहाँ यूज करते हैं? किसी बैक्टीरिया को आपको ग्रो करना है। तो बैक्टीरिया एक तो लिक्विड मीडियम में ग्रो हो सकता है, एक सॉलिड मीडियम में। मीडियम क्या होता है? जिसमें खाना हो। तो उस मीडियम को जमाने के लिए अगार यूज करते हैं। उसके अलावा इसको आइसक्रीम और जेलीज में भी यूज करते हैं। अब ठीक है? अब ठीक है? बेटा काराजीन सेल वॉल में होगा। काराजीन और एल्जिन सेल वॉल में होता है, सीक्रेट कुछ भी नहीं होता इसमें से। हम आगे चल रहे हैं और लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी कर रहे हैं। दोबारा से हमने पढ़ा था, फिर बता रहा हूं इसको। ये डायग्राम मैं छोड़ रहा हूं, नजर मार लेना। ये देखो, ये अगार की वजह से जमा हुआ है। ये आप समझो ध्यान से। देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं बायोटेक में, शायद आपको पता नहीं है। जैसे मान लो ये कॉलोनी है, इसमें 1 लाख बैक्टीरिया होंगे। अगर ये मीडियम लिक्विड होता तो ये बैक्टीरिया इधर उधर मूव कर जाते। सॉलिड में क्या होता है? एक कॉलोनी बन जाती है बैक्टीरिया की, जिसमें सारे एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी बता रहा हूं। कितने लोग हैं जिनको याद था कि मैंने कभी लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी पढ़ाई थी, जिसको हमने क्या एक नाम दिया था? हैप्लॉन्टिक। किसी को याद है कि लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी मैंने पढ़ाया था और उसको नाम दिया था हैप्लॉन्टिक? याद है? भूल गए सब? याद है? भूल गए? यस, याद आ रहा है? एक बार फिर से करते हैं। याद है? ठीक है। अब ये एल्गी का थैलस है, ध्यान से देखना बेटा। ये एल्गी का थैलस है। एल्गी का थैलस जो होता है, मतलब जो फिलामेंट है, वो गैमेट बनाता है। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। और एल्गी का थैलस भी एन होता है। अब इस थैलस को हम कहते हैं गैमेटोफाइट, क्योंकि ये गैमेट बना रहा है। ठीक है, तो एल्गी का जो थैलस है, यहां पर भी जो थैलस है एल्गी का, वो क्या बना रहा है? गैमेट बना रहा है। इसलिए इसको गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ये चीज क्या होती है? एन होती है। मतलब मैं कह रहा हूं ये दोनों एल्गी हैं सेम स्पीशीज की। इन्होंने गैमेट्स बनाए जो हैप्लॉइड हैं, और गैमेट बनाने के लिए इन्होंने क्या करी? माइटोसिस। क्या करी? माइटोसिस। इतनी बात समझ आ रही है? अब इस थैलस को, क्योंकि इसने गैमेट बनाया है, इसीलिए हम इसे कहेंगे गैमेटोफाइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। गैमेटोफाइट गैमेट बना रहा है। दूसरा, थैलस गैमेट बनाता है, इसलिए गैमेटोफाइट कहते हैं। जो एल्गी का थैलस है वो गैमेट बना रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? गैमेटोफाइट कह रहे हैं। इनकी माइटोसिस से गैमेट बन गया, फिर फर्टिलाइजेशन से मेरे पास क्या आ गया? जाइगोट आ गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि जाइगोट की मियोसिस हो रही है। मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। वहां से स्पोर बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट की मियोसिस होती है, उससे बनते हैं स्पोर जो हैप्लॉइड होते हैं। इसीलिए क्योंकि जाइगोट स्पोर बना रहा है, इसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। तो डिप्लॉइड स्टेज कौन सी है मेरे पास? सिर्फ जाइगोट है। जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉइड स्टेज, है ना, क्योंकि जाइगोट की ही मियोसिस से स्पोर बन गए। इस जाइगोट स्पोर बना रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रखा? स्पोरोफाइट। अब स्पोर हैप्लॉइड हैं। स्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। क्या ये चारों स्पोर जेनेटिकली सेम होंगे? नहीं, अलग अलग होंगे, क्योंकि मियोसिस से बने हैं।
अब इस स्पोर की माइटोसिस करके आप दोबारा से थैलस बना सकते हो। ठीक है, अब इस लाइफ साइकिल को मैं हैप्लॉन्टिक क्यों बोलता हूं समझो। इस पूरी लाइफ साइकिल में, इस पूरी लाइफ साइकिल में ये अकेली डिप्लॉयड स्टेज है, मैक्सिमम क्या है, सब हैप्लॉयड है। या मैं ये बोल सकता हूं कि डिप्लॉयड स्टेज हाईली रिड्यूस्ड है। तो लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। यस, हैप्लॉन्टिक। मेन प्लांट बॉडी क्या होगा बेटा, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। इसीलिए एल्गी, मतलब ये वाला थैलस मेन प्लांट है, इसीलिए एल्गी क्या है, एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है। एल्गी क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड प्लांट होगा। एल्गी हैप्लॉइड प्लांट क्यों है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। थैलस प्रोड्यूस गैमेट बाय द प्रोसेस। हाँ भाई, थैलस ने गैमेट कैसे बनाए हैं, बाय माइटोसिस। यस, गैमेट फ्यूज करके क्या बनाया बताओ, गैमेट ने फ्यूज करके क्या बनाया है, गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट बनाया। मियोसिस कहां हो रही है, जाइगोट में। मियोसिस अकर इन जाइगोट, हेंस एंड फॉर्म स्पोर। इसीलिए जाइगोट को क्या बोलते हैं, सो जाइगोट इज स्पोरोफाइट। जो लाइन लिखी थी किसी को याद है, अभी हमने जो डिस्कस करी थी, हमने कहा था रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होंगे, जाइगोट की मियोसिस की जगह कुछ और हो जाएगा। तो मियोसिस अकर इन जाइगोट, ठीक है, उससे स्पोर बन रहे, इसलिए जाइगोट को क्या बोल रहे हैं बेटा, जाइगोट को स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। देखो, एल्गी इज हैप्लॉइड प्लांट, एल्गी इज हैप्लॉइड प्लांट। क्यों, क्यों, रीजन, रीजन क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज इज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और एल्गी इज हैप्लॉन्टिक, एल्गी इज हैप्लॉन्टिक क्यों, क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज विच इज जाइगोट highly reduced in number of cells। ठीक है, अब इसकी एक्सेप्शन भी है हमारे पास एक्सेप्शन है, कैल्प, एक्टोकार्पस और एक रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और फ्यूकस जो होता है डिप्लॉन्टिक। सर ये तो डिलीट हो गया बेटा, अगर आ गया तो फंस जाएगा। आप लाइफ साइकिल इस चैप्टर से डिलीट कर ही नहीं सकते, एनसीईआरटी चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकती, उसने मना कर दिया लाइफ साइकिल पर। क्या होगा, क्वेश्चन में फंस जाओगे। अनमोल, फ्यूकस में क्या होता है, आप एक चीज समझो, अगर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है तो फ्यूकस डिप्लॉयड प्लांट होना चाहिए। इसमें पोस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या हुआ, विकास मेरी बात समझ ध्यान से। नॉर्मली जाइगोट में मियोसिस होती है, कुछ रेड एल्गी है जैसे कि इवन पॉलीसाइफोनिया, इनमें रेड एल्गी में माइटोसिस होती है। आप हमेशा याद रखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो होती है जिसमें जाइगोट में मियोसिस होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में जाइगोट में माइटोसिस होती है। सर ये पढ़ाया, पहले पढ़ाया अच्छे से, आपको ये ध्यान रखना है, ये एल्गी के बारे में बताया मैंने। क्लियर है,
हाँ, फ्यूकस में, कैल्प में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया, ये चारों वो एल्गी है जिसके जाइगोट में माइटोसिस होगी। बाकी सारी एल्गी में जाइगोट में मियोसिस होती है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। लिख लिया? मैंने क्या रिपीट किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सारी एल्गी में जाइगोट में मियोसिस होती है। कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक हैं, उनमें हमारे पास एक्चुअल में क्या है बेटा, ये मेरे रिमोट में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए सेट नहीं हो पा रहा है कैमरा हल्का सा, है ना, मेरे रिमोट में गड़बड़ हो गई। अब क्या होता है, अब शायद सेट है थोड़ा सा, है ना, अब ठीक है। हाँ, यस। लिख लिया बेटा? देखो, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया हैप्लॉइड होके भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकते हैं। फ्यूकस डिप्लॉयड होगा, मतलब उस वो डिप्लॉयड होगा, पर आपको ये सब नहीं करना अभी, आप सिर्फ एक्सेप्शन का नाम याद करो। अब डायग्राम में कितना माइटोस ये सब नहीं पूछेगा आपको, तो ये पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। ईशांत बेटा, एक्टोकार्पस, कैल, पॉलीसाइफोनिया के लिए इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए अभी कि वो हैप्लॉइड होगा डिप्लॉयड होगा, उसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि उससे और कंफ्यूजन बढ़ेगी। अभी बस आप याद रखो, एल्गी हैप्लॉइड होती है और लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, कुछ एक्सेप्शन है, बस इतने से क्वेश्चन पूछेगा। लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? चलें आगे, चलें 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 चलें। एक्सेप्शन से अलग सब में मियोसिस होगी। में तुम्हें मेरा पूरा चले आगे बेटा। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, कुछ डायग्राम्स एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, किसका डायग्राम है? एनसीईआरटी का डायग्राम है। दिस इज वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में क्या होता है, इतने से देखो, वॉल्वॉक्स एक्चुअल में कैसे होता है, हमारे पास इस तरीके से सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं ऐसे करके। ऐसे सेल्स होते हैं जैसे क्लैमाइडोमोनास के। अब मान लो कुछ सेल्स को इकट्ठा अलग कर दे, इसको कहते हैं डॉटर कॉलोनी। ये रहा पेरेंट कॉलोनी, ये पूरा है, इसमें से इतने सेल्स अलग निकल के आ जाते हैं, उसे कहते हैं डॉटर कॉलोनी। ठीक है, ये हमारे पास यूलोथ्रिक्स है।
पहले यहाँ पर स्पाइरोगैरा दे रखा था, अब ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। आप ये देख पा रहे हो कि यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, ये देख पा रहे हो यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, ठीक है। अब ये दे रखा है लेमिनेरिया का। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इनमें से कोई डायग्राम आपको लगा देगा वहां पर और पूछेगा कि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है। जैसे मान लो उसने ये डायग्राम लगा दे तो ये लेमिनेरिया है। आप ध्यान रखना, डिक्टियोटा जो होता है ऐसे पॉइंट पर ऐसे डिवाइड हो रहा होता है, इसे कहते हैं डिक्टियोटा। ये देखो डिक्टियोटा, ये रहा, ये मेरे पास फ्यूकस है, तो लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, ये ब्राउन एल्गी हो गई। रेड एल्गी में ये पोरफायरा है, ये कौन सा दे रखा है, पोरफायरा, और ये पॉलीसाइफोनिया है। अब कई बच्चों को लगता है कि फ्रॉन्ड सिर्फ ब्राउन एल्गी में होता है, देखो रेड एल्गी में भी फ्रॉन्ड लिखा हुआ है। तो स्टाइप क्या होता है, ऐसे अटैचमेंट होती है, स्टाइप क्या होता है, ऐसे अटैचमेंट होती है। तो नीचे ये होल्ड फास्ट हो गया, ये स्टाइप हो गया, ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट को फ्रॉन्ड कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ये एयर ब्लैडर बने हुए, एयर ब्लैडर मतलब इसमें हवा भरी जाती है, हवा भरी रहती है, इससे ये तैरता रहता है। तो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें डायग्राम में क्या याद करना है, डायग्राम में इसकी नेमिंग नहीं आएगी, ऐसे का ऐसा बना हुआ एक डायग्राम दे देगा और पूछेगा इसमें स्टोरेज क्या है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम दे दिया इसने, इसके साथ पूछेगा इसका स्टोरेज क्या है, तो लेमिनेरिन या मैनिटॉल। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। हाँ, वॉलवॉक्स के सारे सेल में फ्लैजिला होता है, पर वो कॉलोनी में रहता है तो उस फ्लैजिला का यूज नहीं आता। हाँ, उनमें से मान लेते हैं उस कॉलोनी में 5 लाख सेल्स हैं, कुछ 200 सेल्स अलग निकल के आ गए, फिर वो बड़ी कॉलोनी बनाएंगे, तो इसलिए उसको कहते हैं डॉटर कॉलोनी। बेटा स्टॉक और स्टाइप में फर्क क्या होता है, स्टाइप एक पतला सा रीजन है, स्टॉक जैसा ही होता है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है वो फ्रॉन्ड है। देखो एक्चुअल में क्या है, होल्ड फास्ट होता है अटैचमेंट के लिए। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। आप में से कितने लोगों ने कभी भी अर्थ को ध्यान से देखा है, डायग्राम देखा है, आपको ये पता है कि अर्थ के सारे ओशियंस आपस में कनेक्टेड हैं, पर सारे ओशियंस में अपनी अलग कंडीशन होगी। अगर मेरे पास पानी लगातार बहता रहेगा तो एल्गी एक ओशियन से निकल के दूसरे में चली जाएगी, इसीलिए एल्गी को कहीं अटैच किया जाता है। जो एल्गी की अटैचमेंट है उसे कहते हैं होल्ड फास्ट। अब उससे जो एक स्ट्रक्चर अटैच होता है होल्ड फास्ट से, उसे स्टाइप कहते हैं। फिर जो उसका मेन थैलस है, बड़ा पार्ट, उसको कहते हैं हम फ्रॉन्ड। ये समझ में आ गया। क्लियर है। ग्रीन एल्गी का थैलस ही नहीं होता, ग्रीन एल्गी का थैलस उतना बड़ा नहीं होता, इसलिए हम फ्रॉन्ड नहीं बोलते वहां पर। जनरली ब्राउन और रेड एल्गी ज्यादा ब्रांच होती है ना। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। करो।
हाँ आ जाओ जरा, आ जाओ। क्लोरोफिल ए, पहले तो कितने एग्जांपल हैं काउंट कर लेते हैं। स्पाइरोगेरा ग्रीन एल्गी है, कैल्प ब्राउन एल्गी है, जिलिडियम रेड एल्गी है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, क्लोमैडोमोनास ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये हमारे पास क्या है, ये रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, और ये रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी हमारे पास कितनी है, 1 2 और 3। ग्रीन एल्गी कितनी है, 1 2 3। और ब्राउन एल्गी कितनी है, 3 ही है, 1 2 3। ठीक है, चलिए। तो क्लोरोफिल ए में ऑल आ जाएगा, क्लोरोफिल डी में रेड एल्गी आएगा, 3 आएंगे, मैनिटोल में ब्राउन एल्गी आएगा, 3 आएंगे, पायरेनोइड में ग्रीन एल्गी आएगा, 3 आएंगे, फ्यूकोजेंथिन में ब्राउन एल्गी आएगा, 3 आएंगे, लेटरल फ्लैजिला ब्राउन एल्गी, 3 आएंगे, जूस्पोर में आ जाएगा ब्राउन एल्गी प्लस ग्रीन एल्गी, 6 आएंगे। सही आंसर चेक कर लो। क्लोरोफिल ए सब में होगा बेटा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। पायरिनोइड क्या था याद कर ले बच्चे, पायरिनोइड ग्रीन एल्गी में होता है, वो स्टोर करता है किसको, स्टार्च को और प्रोटीन को, याद करो। सही है बेटा, यस आ जाइए, ऑल करेक्ट, आ जाइए। आगे चलते हैं। कितने लोगों को ये टेबल याद है, देख लो खुद से भाई। कॉमन नेम कर सकते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट ए बी, ए सी फ्यूकोजेंथिन, ए डी फाइकोएरिथ्रिन। फूड स्टोर स्टार्च मैनिटोल लेमिनेरिन फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज, यहाँ एल्जिन लिखा हुआ है, यहाँ पैक्टिन देखो यहाँ लिखा हुआ है पर ज्यादा नहीं, पॉलीसल्फेट एस्टर और काराजीन लिखा नहीं, वो लिख लेंगे यहाँ पे। 2 से 8 एपिकल इक्वल, अनइक्वल लेटरल, यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता। देखो यहाँ फ्रेश वाटर ब्रैकिस सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में कम है या सम है यहाँ पे, बाकी चीजें सेम है। तो अगर आप देखोगे मेनली कहाँ मिलते हैं, मैरीन में ये दोनों, और ये मुझे फ्रेश वाटर ब्रैकिस सब जगह मिल रही है, पर ये मुझे मेनली कहाँ मिल रहे हैं, मैरीन में। ये तो याद हो चुका है अब तक। आ जाओ, चालू कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ब्रायोफाइट्स को पढ़ना। अब मैं आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ा रहा हूं। ब्रायोफाइट्स पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या बात होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगी पूरी पूरी बात। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, हम ये समझ पा रहे हैं कि एल्गी एक ऐसा प्लांट था जो पानी में आया, जिसके पास कोई प्लांट जो कोई स्ट्रक्चर था ना प्रॉपर बना हुआ नहीं था, सिर्फ धागे थे, फिलामेंट था। पहली बार लैंड पर जो प्लांट्स आए ब्रायोफाइट्स थे। अब ब्रायोफाइट्स के साथ खास बात क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये ब्रायोफाइट्स है, देखने में इसका लीफ जैसा कुछ बन जाता है, स्टेम जैसा कुछ बन जाता है, रूट जैसा कुछ बन जाता है, पर प्रॉपरली रूट स्टेम लीफ नहीं होता ब्रायोफाइट में। मैं फिर रिपीट करता हूं, एल्गी पानी में मिलती है, उसका थैलस होता है और वो हैप्लॉइड प्लांट है। ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे जो जमीन पर आए, थोड़ी बहुत बेटर शेप थी लेकिन उनके पास भी थैलस था। थैलस का मतलब क्या हुआ, जैसे एल्गी का थैलस अगर आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा बनाता हूं, एल्गी का थैलस कुछ ऐसा है, ब्रायोफाइट का थैलस कुछ ऐसा है जिसमें कुछ शेप दिख रही है आपको। तो एल्गी के कंपैरिजन में इनका थैलस ज्यादा बेटर है। मैं ये बोलूंगा कि एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर ज्यादा एडवांस है, लेकिन है ये भी थैलस। दूसरी चीज, इनमें मेरे पास वास्कुलर बंडल नहीं होते, ये लैंड पर आ गए, तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, वास्कुलर बंडल ना होने से क्या फर्क पड़ता है। देखो आपको ये समझना पड़ेगा
अगर किसी प्लांट को मुझे ऊपर ग्रो करना है, जैसे मान लो किसी प्लांट को ऊपर ग्रो करना है, तो पानी तो नीचे से आएगा और पानी एक पाइप के थ्रू ऊपर जाता है जिसे जाइलम कहते हैं, और लीफ ने जो खाना बनाया है उसके थ्रू खाना रूट में जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम था नहीं, तो वो ऐसे सीधे ज्यादा ऊपर ग्रो ही नहीं कर सकते थे, बहुत कम हाइट पे ग्रो करते हैं। दूसरा, उसकी जगह वो जमीन से लग कर ग्रो करते हैं। उससे क्या फायदा होगा? जमीन में अगर मॉइस्चर है, गीलापन है, तो उसके सरफेस पर धागे जैसे स्ट्रक्चर थे ब्रायोफाइट के, जिनसे वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते थे। कितने लोगों को ये बातें समझ में आई? ब्रायोफाइट का थैलस एल्गी से ज्यादा एडवांस था, पहला पॉइंट। ब्रायोफाइट में क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं था, जाइलम फ्लोएम नहीं था, तो एक तो वो ज्यादा सीधे ग्रो नहीं कर सकते थे, वो कोशिश करते थे जमीन से ऐसे लग कर ग्रो करें। उससे क्या फायदा होगा? उनके नीचे वाले सरफेस पर जैसे रूट हेयर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते थे राइजोइड्स, जिनसे वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते थे। उनके पास जाइलम फ्लोएम ना होने की वजह से गहराई में नहीं जाते थे। जैसे मान लो ये मिट्टी है, अब मिट्टी में अगर मेरे पास मॉइस्चर है, तो ये जो ब्रायोफाइट्स थे, इन ब्रायोफाइट्स में इस तरीके से ग्रो करके ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर थे जो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते थे। नहीं तो अगर आप देखो, अगर मुझे रूट चाहिए प्रॉपर नीचे से पानी लाने के लिए, मान लो पानी बहुत गहराई पर है, ऊपर नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए? प्रॉपरली रूट चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट एक ऐसे प्लांट हैं जो जमीन पर तो आ गए, लेकिन वो ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर मिट्टी गीली हो। अगर आपसे मैं बोलूं गीली मिट्टी कहां मिलेगी, गीली मिट्टी मिलती है शेडेड रीजन में। शेडेड मतलब जहां पर छाया हो, ह्यूमिड एरिया जहां पर बारिश ज्यादा होती हो, या नदी के किनारे, रिवर के किनारे पे। तो आपको यह समझना है कि ब्रायोफाइट सब जगह नहीं मिलते, लैंड पर तो मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलते। वो उस जगह मिलते हैं जहां मिट्टी में मॉइस्चर होता है। उससे क्या फायदा होता है? पानी लेना आसान होता है। वो सीधे ग्रो करने की बजाय ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, और अगर सीधे ग्रो भी करते हैं ना, तो इतने पास पास ग्रो करते हैं कि उनके बीच में पानी फंस जाए। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बेटा होल्ड फास्ट किसी दूसरी एल्गी से अटैच हो सकता है, कहीं ना कहीं अटैच हो सकता है। तब मैं आपको ब्रायोफाइट समझाऊंगा, क्योंकि ब्रायोफाइट का एक बेसिक आपको आइडिया लगना चाहिए। क्या ब्रायोफाइट में रूट्स होती है? नहीं। रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। तो क्या ब्रायोफाइट बहुत ऊंचाई तक ग्रो कर सकते हैं? नहीं। कैसी जगह ग्रो करेंगे? बताओ, कैसी जगह ग्रो करेंगे? बताओ जल्दी से। तो मैं ब्रायोफाइट्स के कुछ बेसिक फीचर्स पे आ रहा हूं, कुछ बेसिक फीचर्स के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ब्रायोफाइट्स का कोई कोई मेंबर होते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो बेसिक फीचर में सबसे पहले इनमें क्या आते हैं बेटा? ब्रायोफाइट इंक्लूड लिवरवर्ट एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट इंक्लूड, मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं इसमें बेसिक फीचर में, ब्रायोफाइट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? लीवरवर्ट्स एंड मॉस। इनमें क्या आते हैं? दो तरह के ग्रुप आते हैं, एक आते हैं लिवरवर्ट्स और एक आते हैं मॉस। ये दो तरह के ग्रुप आते हैं, दो टाइप के प्लांट्स आते हैं, टू टाइप ऑफ मेन प्लांट्स आते हैं, मेनली टू टाइप के प्लांट्स आते हैं, मेनली टू टाइप ऑफ प्लांट्स आते हैं, है ना? लिवरवर्ट और मॉस आते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कौन सी स्लाइड कट रही है यार? ये लेना, ये ले। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड। सेकंड, ब्रायोफाइट जो होते हैं उनका भी प्लांट बॉडी थैलॉइड है। प्लांट बॉडी क्या है? इज थैलॉइड, थैलस जैसी है, बट थैलस इज मोर एडवांस देन एल्गी।
एल्गी के कंपैरिजन में थैलस ज्यादा एडवांस है। अब एडवांस का क्या मतलब हो गया? एडवांस का मतलब हो गया थोड़ा डेवलप दिखता है। एडवांस का मतलब होता है कि थोड़ा सा ऐसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि सम शेप विजिबल होती है। ऐसा नहीं कि कोई शेप नहीं दिखती, कुछ शेप दिखने लगती है, जैसे रूट लीफ टाइप की, रूट लीफ स्टेम टाइप की, है ना, सम शेप विजिबल हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको दूसरा बात समझ में आ रही है? बेटा हॉर्नवर्ड्स आपके सिलेबस में ही नहीं है। ब्रायोफाइट्स के 3 क्लासेस होती हैं। हॉर्नवर्ड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ड्स इस तरीके से बोलते हैं, है ना? हाँ, ठीक है, यस यस। हॉर्नवर्ड का एग्जांपल होता था एंथोसिरोस, हम लोग पढ़ाते थे बहुत पहले, है ना? अब नहीं पढ़ाते वो, है ना? कुछ बच्चे चेक भी करते रहते हैं, सर को याद है, भूल गए। नहीं बेटा, मैं पढ़ाया हूँ ना, ऑफलाइन तो पढ़ाया हूँ। ऐसा थोड़ी कि मेरी एज मान लो कुछ है 25-26 साल और मैं क्लेम करूं 15 साल पढ़ा, ऐसा नहीं है ना। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाए हुए टीचर हैं। वो नहीं है कि खाली क्या होता है, देखो एक नुकसान भी है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में टीचर से कोई डायरेक्ट डाउट नहीं पूछ रहा है, तो पता नहीं चलता है कि टीचर को कितना आता है, वो पता ही नहीं चलता है। असली पता जब चलता है जब हम लोग ऑफलाइन में पटना में थे, बच्चों ने खूब डाउट पूछे, हमने बताया। तो वो भी चीजें हैं, वो चीज हम लोग समझते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं। आ जाओ। तो ब्रायोफाइट इंक्लूड लिवरवर्ट एंड मॉस। ब्रायोफाइट में क्या है? प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, बट थैलस ज्यादा एडवांस है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है बेटा, दे मेनली ग्रो इन शेडेड एरिया। ये कहां ग्रो करते हैं? शेडेड एरिया में। अच्छा, इनको हम कहते हैं प्लांट एम्फीबियन। ये कहां ग्रो करते हैं बेटा? शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं, है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट एम्फीबियन। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है। एंड इनको पानी चाहिए, रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए। ब्रायोफाइट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, सही है। सो दे ग्रो क्लोज टू वाटर बॉडी, मतलब तालाब वगैरह के पास ग्रो करेंगे, और रेनी सीजन में, और इन रेनी सीजन में ग्रो करेंगे। इसीलिए, क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, इसीलिए इनको कहते हैं, सो दे आर प्लांट एम्फीबियन। ये क्या होते हैं? प्लांट एम्फीबियन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपके सामने जो मैंने लिखे हैं? देखो मेरी बात समझो ध्यान से। ब्रायोफाइट्स के गैमेट में फ्लैजिला होता है, मेल गैमेट में फ्लैजिला होता है, उसको चलने के लिए पानी चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं इस बात को कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट में फ्लैजिला होता है। मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट्स में क्या है? हैव फ्लैजिला। उनमें क्या है बेटा? फ्लैजिला होता है। इस वजह से उनको किसकी जरूरत होती है? सो दे रिक्वायर वाटर। उनको किसकी जरूरत होती है? पानी की, फर्टिलाइजेशन के लिए। इसलिए हमने लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ बस। क्या ये स्टार्टिंग के बेसिक फीचर आपके दिमाग में बैठ रहे हैं? बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडवांस, मैं क्या लिख रहा हूं पहले से। एडवांस है एल्गी से, दिस मीन्स थैलस की कुछ शेप होती है। थैलस शो सम शेप लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ टाइप। इस तरह की शेप दिखती है। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मान लो मेरे पास ये एल्गी है, ये एल्गी का थैलस है, और ये ब्रायोफाइट का थैलस है। किसमें लीफ जैसी शेप दिख रही है? इसमें है दोनों ही थैलस,
थैलस का क्या मतलब होता है? कोई प्रॉपर शेप नहीं है, पर ब्रायोफाइट की थोड़ी बहुत शेप बन जाती है, ऐसा लगता है कि लीफ जैसा कुछ है, स्टेम जैसा कुछ है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे मेरी बातें समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो बताओ पहले। रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ दिखता है। ये हमेशा गीली मिट्टी पे, गीली लकड़ी पर, ऐसी जगह ग्रो करते हैं। यस यस, गीली मिट्टी, गीली लकड़ी, है ना, ऐसी जगह ग्रो करते हैं। आप देखो इनको फर्टिलाइजेशन की, देखो आप एक बात समझो, एम्फीबियन आपने पढ़ा है, फ्रॉग। फ्रॉग कहां मिलते हैं? फ्रेश वाटर के पास। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। ऐसे ही ब्रायोफाइट कहां मिलते हैं? जमीन पर। किसके पास? वाटर बॉडी के पास, या रेनी सीजन में ग्रो करते हैं जब काफी बारिश हो रही हो। उससे क्या होगा? उनका मेल गैमेट पानी से मूव कर सकता है। यस यस, हाँ उनके जैसे स्ट्रक्चर है बेटा, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं होती। अब मैं आपको वो चीजें आगे पढ़ाने जा रहा हूं। करें बेटा आगे? यहां तक हो गया बेटा? बताओ, यहां तक हो गया? बच्चे आप पानी समझो, पानी चाहिए, बारिश हो रही हो या रिवर के किनारे तो ही गैमेट मूव करेगा। मॉइस्चर में गैमेट कैसे मूव करेगा? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा इसके उसी टॉपिक से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स का। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आप बताओ? सबसे पहले हम सबसे पहले इनके हैबिटाट की बात करेंगे। यस, हैबिटाट क्या है मुझे सोच के बताना जल्दी से। अभी आपको मैंने बताया, तो हैबिटाट क्या है ब्रायोफाइट्स का? हैबिटाट किसका पढ़ रहा हूं मैं ब्रायोफाइट्स का। तो पानी में मिलती थी एल्गी, ये लैंड पर मिलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन लैंड। पर लैंड पर हम कैसा जगह? हम लिखेंगे शेडेड। शेडेड, जहां पर शेड हो, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस। ह्यूमिड जहां पर बारिश हो रही हो, है ना, जहां पर बारिश हो रही, ह्यूमिडिटी हो वहां पर, दैट इज हैबिटाट। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर, आप समझो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब थैलस जैसी होती है, थैलस टाइप है। और दो तरह का थैलस होता है। थैलस जो होता है वो दो टाइप का होता है, मैं लिख देता हूं। दो टाइप का थैलस आपको दिखेगा। एक दिखेगा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब होता है यहां पर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ऐसा ऐसा थैलस दिखेगा। और उस थैलस के नीचे
आप समझो ध्यान से, हमारे पास कुछ इस तरीके का थैलस दिखेगा ऐसा, उस थैलस के नीचे ये धागे जैसे होंगे स्ट्रक्चर जिनको राइजोइड्स कहेंगे। राइजोइड्स क्या करेंगे, पानी एब्जॉर्ब करेंगे, ये थैलस है। प्रोस्टेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। दूसरा थैलस हो सकता है मेरे पास इरेक्ट हो। इरेक्ट का मतलब होता है ऐसा थैलस, ऐसा, इस तरीके का थैलस ऐसा, जिसमें स्टेम जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे और छोटी छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखें ऐसे, इस तरीके से लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखें और स्टेम जैसा कुछ दिखे, इसको हम कहते हैं इरेक्ट थैलस। इसके भी नीचे मेरे पास क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे, ये भी राइजोइड्स है। तो ये जो थैलस है ये सीधा है, ऐसा सीधा थैलस है, इसको कहते हैं इरेक्ट। इस वाले को कहते हैं हॉरिजॉन्टल थैलस। ठीक है, तो थैलस दो तरीके के होंगे, एक होगा प्रोस्टेट, एक होगा इरेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा अच्छा, ऑन लोअर सरफेस ऑफ थैलस, लोअर सरफेस ऑफ थैलस हमारे पास राइजोइड्स प्रेजेंट है। राइजोइड्स प्रेजेंट है। राइजोइड्स सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, जैसे रूट हेयर होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, जैसे मॉस में मल्टी सेलुलर होते हैं, लिवरवर्ट में यूनिसेलुलर होते हैं, तो राइजोइड्स होते हैं। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट क्या है ये, दूसरा पॉइंट ये कि लोअर सरफेस पर क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स का क्या काम होता है, इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है इनका, अटैचमेंट, फंक्शन इज अटैचमेंट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। अटैचमेंट करते हैं एंड वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहां तक ठीक है कि नहीं बताओ? ये दो पॉइंट ठीक है। अच्छा, इरेक्ट वाले में ये गोल गोल क्या है, देख मेरी बात सुन, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। यस, ये स्टेम लाइक है। यहां तक समझ में आ रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है सर ये क्या है, ये लीफ जैसा कुछ है, हरा होगा, ये लीफ की तरह काम करेगा, पर प्रॉपरली लीफ नहीं है ये, है ना, प्रॉपरली लीफ नहीं है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है बेटा। प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड। यस, प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस होता है। इनका भी प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलस होता है ना। इनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है पर ज्यादा एडवांस होती है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, जिसमें हमारे पास रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब लीफ, रूट, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, बट ट्रू रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। अच्छा, ट्रू का क्या मतलब होता है, सच्चा। ये कैसे एब्सेंट है, क्योंकि वास्कुलर बंडल नहीं होते इनमें। क्या है, किसी भी प्रकार के कोई वास्कुलर बंडल नहीं है, वास्कुलर बंडल नहीं है, वास्कुलर बंडल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ये 3 पॉइंट क्लियर है। हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। ये ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, क्योंकि इनमें वास्कुलर बंडल नहीं होते, जाइलम फ्लोएम नहीं होते। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा पानी ट्रांसपोर्ट क्यों करना है, तू मुझे एक चीज बता। रूट है, मेरी बात समझ नहीं रहा, ये थैलस, तू समझ इस बात को। मैं ऐसे सीधा हूं, मेरे पास ये रूट है, मुझे पाइप डालना पड़ेगा ताकि पानी यहां तक पहुंच सके। अगर थैलस ऐसे जमीन से लगा हुआ है तो हर एक पार्ट पे ऐसे रूट हेयर जैसा लगा दे। इस पार्ट का रूट हेयर यहां है, इस पार्ट का यहां है, इस पार्ट का यहां है, हर पार्ट का रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर लगा दे। और अगर सीधा भी होगा ना तो ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा नहीं। दूसरी चीज, जब थैलस सीधा होता है ना
तो बहुत सारे थैलस एक साथ ऐसे, फिर इसके बगल में एक, इस ऐसे चारों तरफ लग जाते हैं बहुत पास पास। जब बारिश होती है ना, इनके बीच में पानी फंस जाता है। आप समझो, सीधा थैलस है तो उनके बीच में पानी फंस रहा है, हॉरिजॉन्टल थैलस में सब जगह ऐसे धागे हैं, तो इस वाले पार्ट का भी है, तो ट्रांसपोर्ट क्यों करना है? एक बच्चा पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, क्यों करना है? समझ आया? अरे समझ आया नहीं आया? लोग बेटा ऑफलाइन में डाउट नहीं बताते, मैं ऑनलाइन में डाउट बताता हूं, थोड़ा सा अलग है बस। हाँ, यहां तक क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, जो थैलस होता है ना ब्रायोफाइट का, जैसे ये है, वो हैप्लॉइड होता है। थैलस जो है ना, थैलस इज हैप्लॉइड, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक यस, है ना, और वो मेन प्लांट है, मतलब वो थैलस ही मेन प्लांट है। और क्या करता है, ये थैलस गैमेट बनाता है, दिस थैलस प्रोड्यूस गैमेट। क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन बताएगा? दिस थैलस प्रोड्यूस गैमेट, इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ? इस दिस थैलस प्रोड्यूस गैमेट नोन एज गैमेटोफाइट। इस थैलस को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट बोलेंगे, क्योंकि ये थैलस क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं जो जो पॉइंट है फिर से रिपीट करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ब्रायोफाइट एक ऐसे प्लांट हैं जो जमीन पे मिलते हैं, पर वो पानी के सोर्स के पास मिलते हैं, इसलिए उन्हें प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। इनका थैलस या तो हॉरिजॉन्टल है या सीधा है, और इनके थैलस पे लोअर सरफेस पे राइजोइड्स होते हैं। वो इसको किसी पत्थर पे, मिट्टी पे अटैच करते हैं। भाई अटैचमेंट का मतलब ऐसा थोड़ी हवा से नहीं उड़ेगा, अटैच करेंगे। दूसरा वो क्या करते हैं बेटा, उनको पानी एब्जॉर्ब करके देते हैं। ये जो थैलस है, इसमें ये प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिखने में वैसा है। सही है? ये थैलस हैप्लॉइड है और ये गैमेट बनाता है। और ये हरा हरा है तो मेन मेन प्लांट यही हो गया। भाई ये हरा है तो फोटोसिंथेटिक होगा, फ्री लिविंग होगा। सही है? अब ये थैलस गैमेट बनाता है, इसलिए इस थैलस को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट बोलेंगे। मेन प्लांट है ना, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री लिविंग? फ्री लिविंग का मतलब होता है किसी पे डिपेंड नहीं है। यहां तक क्लियर है? भाई उसको गैमेट क्यों बोल रहे हैं? मान लो ये थैलस जो है ये गैमेट बना रहा है, तो इसको गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। स्पोर बना रहा होता स्पोरोफाइट बोलते। अब क्योंकि ये थैलस हैप्लॉइड है, गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। और गैमेट बनाएगा कहां? सेक्स ऑर्गन में। अब वो हम देखेंगे। बेटा आप क्लास बहुत ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फंसते चले जाओगे, वो एक सर्कल में फंसते चला जाए। बेटा रोडोफाइसी में लिखा है कि ए सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर है और सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट। इसका मतलब क्या है? मेल तो मोटाइल होती है। अनीश कुमार कल सो रहे थे बेटा, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात समझा रहा था कि ऊगैमस का मतलब होता है मेल गैमेट मोटाइल, पर रेड एल्गी में मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता क्योंकि उसमें फ्लैजिलाई नहीं होता। यस अनीश, याद करो बच्चे। प्लांट एम्फीबियन, प्लांट एम्फीबियन का क्या मतलब? पहले एम्फीबियन क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। प्लांट एम्फीबियन मतलब एक ऐसा प्लांट जो लैंड पर रहता है, पर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है। यस, उसको प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। आज ही जल्दी आइए।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल्दी लिख लिया सबने। अब ये देखो बेटा, अब हम लोग हैबिटाट स्ट्रक्चर हो गया। आज मैं कुछ एल्गी के क्वेश्चंस दूंगा आपको। हैबिटाट स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन। हाँ भाई, एक ही तरह का न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक, है ना। फोटोसिंथेटिक है हमारे पास, कौन सा फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजन बनाने वाला। तो हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेटिक है, और क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो जैसा एल्गी है वैसा ही ऑक्सीजन, है ना, लाइक एल्गी। अब हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, इसके बाद याद करो, इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। हम किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। किस में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट में। रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट में। हम ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, बोलो। हम ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। चलो करते हैं बेटा, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ बेटा। सबसे पहले हम लोग ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, इनमें एक तो होनी चाहिए एसेक्सुअल। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे एल्गी में ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वेजिटेटिव अलग अलग पढ़ रहे थे, फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पर क्या करते हैं, एसेक्सुअल में हम लोग क्या करते हैं, हम क्या क्या लिखेंगे, एक हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर थैलस हो तो फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ये बात पता है किसी को। ब्रायोफाइट में भी क्या होगा बेटा, थैलस है। यस, शुभम गुप्ता जी, पिछली स्लाइड में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, आप ऐसे कभी भी नीट में सिलेक्ट नहीं होगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो बच्चे हर स्लाइड में ये सोचते रहते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तेरे को इसका डाटा समझ में आया, पहले बता। तू हर स्लाइड के क्वेश्चन सोचेगा तो सिलेक्ट कैसे होगा, वो अप्रोच ही गलत है। तुम्हारी अप्रोच क्या है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं रियल बताता हूँ, बच्चे कई कई साल लग जाते हैं, बच्चे इसलिए सिलेक्ट नहीं होते। उनकी अप्रोच पता है क्या है, उनकी शुरुआत ऐसी होती है कि सर बायो तो मुझे आती है, और मेरा मन करता है ऐसे बच्चों की पिटाई कर दूं जो जो ये जिनके 550 आते हैं, उनकी शुरुआत ही ऐसे होती है, बायो तो आती है, फिर सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? तो क्या कर रहा था, 3 साल हो गए तुझे, आती है तो 360 क्यों नहीं है तेरे? और मान ले 360 है भी तो पेपर तो इतना इजी था, आप में से कुछ के 300 आ रखे होंगे। एक ही बात करते हैं, बायो तो हमें आती है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता तुम्हारा। तुम कह रहे हो इसका सर क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे बताओ। क्वेश्चन क्यों करना है तुझे इसका, क्वेश्चन तुझे एक एक पे लाइन का क्वेश्चन करना, उससे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। मान ले मैं तुझे हर लाइन के क्वेश्चन निकाल निकाल के दे दूं, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक मुझे टॉपिक ही समझ नहीं आ रखा, मुझे पता ही नहीं वो क्या लिखा है, क्या सोच रहा हूं मैं उसमें।
अगर आपको एज अ सब्जेक्ट कंबाइन नहीं दिखता है तो आप सिलेक्ट नहीं हो गया, समझो ये एग्जाम आपको हर जगह फेल कर देगा। और ये उसी का एग्जाम उदाहरण था जो लास्ट ईयर हुआ नीट, ये इसमें 2026 वाले में, रीनीट में। क्योंकि जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके गए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, कि मेरे मास्टर ने 500 क्वेश्चन कर, मास्टर भी पता नहीं कैसे है, मुझे समझ, ये गलत है अप्रोच। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप समझते नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि सर किसी की बुराई, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, वो अप्रोच ही गलत है। कि मैं खुद से तुम्हें 60 क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं क्यों करा रहा हूं 60 क्वेश्चन? तू खुद कब करेगा? आप में से, आप यकीन मानो इस चीजों को, कि आप में से जैसे मान लेते हैं इतने सारे बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स खुद से सॉल्व कर ही नहीं पाते, और अगर कर पाते हैं तो टाइम से नहीं कर पाते, नए क्वेश्चन नहीं सीख पाते, और उसके बाद ऐसा लिखते हैं कि फिजिक्स में मेरे बन जाते हैं सर क्वेश्चन, ऐसा लिखते हैं वो कमेंट में। दिक्कत कहां पर है? अप्रोच की दिक्कत है। अब मुझे एक चीज बता, मैं तुझे समझाने की, मैं ये क्या लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं समझ। मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको एल्गी से रिलेट कर ले, मैं इसमें डायग्राम भी बना सकता था, मैंने प्रॉपर लिखा। अब आप पूछ रहे हो कि सर इसका क्वेश्चन बता, तो क्यों जरूरत है तुम्हें क्वेश्चन की? हर पेज के क्वेश्चन की क्यों जरूरत है? मान ली मैं हर पेज के क्वेश्चन निकाल के दे दूं, मैं लेक्चर बंद करके क्वेश्चन ही दे देता हूं, उससे नहीं होगे तुम सिलेक्ट, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हें सब्जेक्ट की समझ आनी चाहिए। सब्जेक्ट की मेरी समझ बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, 360 में से 355 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। पेपर मुश्किल आया, मैं तब भी 355 ले आया, 350 ले आया। सब्जेक्ट की समझ होनी बहुत जरूरी है। प्लांट किंगडम में एवोल्यूशन दिखना चाहिए, अगर वो नहीं दिख रहा है तो दिक्कत की बात है। मैं कंपेयर कर रहा हूं कि एल्गी में भी थैलस था, यहां भी थैलस था। अगर किसी चीज में थैलस होता है तो फ्रेगमेंटेशन होनी चाहिए। तो आप ये पूछो कि सर इसका क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब फ्रेगमेंटेशन बताया था आपको, तो फ्रेगमेंटेशन होगी एक तो एसेक्सुअल में, दूसरी इसमें क्या होती है बेटा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जामा, बड, एंड तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बडिंग इन प्रोटोनिमा। ये तीन तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? ब्रायोफाइट में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट में पढ़ते हैं। आपको बार बार ऐसा लगता है कि वीडियो बना के कोई बताए कि कैसे याद रहेगा। तूने आज तक कोशिश करी कि चैप्टर को मैं 2 बार रीड कर लूं नोट से, और उसके बाद आंख बंद करके, आप बंद करके मैं पूरा लिखने की कोशिश करूं? सर नहीं लिख पाते, यही दिक्कत है तेरी। तू चीजों को रिकॉल करेगा ना, जब तक तू बुक बंद करके, कॉपी बंद करके, नोट्स रीड करने से सिलेक्शन नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूं ये बातें मैं आपको। एक बच्चा लिख रहा है, सर आपने कहा था कि एसेक्सुअल सिर्फ एल्गी में होती है, मैंने क्या कहा था याद कर, फिर से करेंगे। सोईदुल फिर से सोच बेटा, फिर से सोच, मैंने क्या कहा था? सर प्रोटोनीमा कहां से आ गया, अभी आगे बताएंगे। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि एसेक्सुअल स्पोर सिर्फ, मैंने ये कब बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैंने सिर्फ कहा था एसेक्सुअल स्पोर सिर्फ एल्गी में बनते हैं, यहां तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। एक बच्चा कह रहा है सर प्रोटोनीमा कहां गया, बताऊंगा बच्चे कहां से आ गया, वो भी हम आगे करेंगे, आगे आएगा। सेकंड हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड हमारे पास क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान से समझेंगे, ये समझो ध्यान से। हमने लिखा है कि जो थैलस है, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट, उन पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। वो क्या डेवलप करते हैं? सेक्स ऑर्गन। मैं बस आपसे ये समझा रहा हूं कि ब्रायोफाइट का जो थैलस होता है, जो स्ट्रक्चर है, वो हैप्लॉइड है। वो स्ट्रक्चर क्या है? हैप्लॉइड है। तो सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनेंगे। आप सोचो इस बात को, जब तक आप सोचोगे नहीं, आप बार बार अप्रोच पूछना चाहते हो, उसको एक अलग से डिस्कस कर सकते हैं, पर रिवाइज करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर हम लोग बैठ के आराम से बात भी करेंगे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे आज का लेक्चर हो गया, आप नोट रिवाइज करो। अब क्या आप ब्रायोफाइट तक जितना करा दिए वो बिना लिखे लिख सकते हो? छोटा छोटा शॉर्ट में मेन मेन पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं? क्या उनको रिलेट कर सकते हो? तभी आपको याद रहेगा। रटने से नहीं होगा सब्जेक्ट, आप रह जाते हो कहीं ना कहीं। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत है आपकी। आप क्या करते हो? स्टार्टिंग के चैप्टर अच्छे से करते हो, बाद के चैप्टर में क्वेश्चन से लपेटने की कोशिश करते हो, नहीं होगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको स्पीड लानी पड़ेगी। स्पीड प्रैक्टिस से आती है। अब प्रैक्टिस टीचर के कराए हुए सवाल और टीचर के साथ नहीं आएगी, अलग से टाइम लगा के बैठेगा तब आएगी। सेम बायो में
बायो में हमें क्यों टाइम लगता है सोल्व करने में? 2-3 रीजन है। मेरी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड स्लो है, तो क्या मैं एनसीईआरटी की फास्ट रीडिंग करके ट्राई करूं? कर सकता है। मुझे दूसरा समझ नहीं आती, क्योंकि जब बड़ा पैराग्राफ होता है ऊपर की लाइन पढ़ता हूं, नीचे की भूल जाता हूं। उसके लिए भी प्रैक्टिस लगेगी, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सही है। लेकिन बायो में ऐसा नहीं होता कि बहुत क्वेश्चन लगते हैं, 100-200 क्वेश्चन में भी पूरे चैप्टर का हो जाता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती। यस, क्लियर है? यस, आप अप्रोच ठीक करो। आप चाहते हो, देखो अब मैं क्यों नहीं जवाब देता, आप कहते हो सर असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं बनते। बेटा तेरा वो टॉपिक क्लियर नहीं है, समझ इस बात को। असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो आउटपुट है ना, रिजल्ट है। मेन चीज टॉपिक है। टॉपिक पर क्लियरिटी ला, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर रख, उसको अच्छे से पढ़, उसको याद रख, तब तू क्वेश्चन बना पाएगा। तू क्या करता है कि तेरा असर्शन रीजन नहीं बना, तू ये देखता रहता है। मैं बार बार बोलता हूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करते। टाइप ऑफ क्वेश्चन से हल्की स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ इसे। जैसे इस साल क्या किया उन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया। हम लोग वीडियो बनाते हैं कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आ गए, वैसे क्वेश्चन आ गए, पर रियल में हमेशा कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। बायो में भी मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाऊंगा तो तेरे को रिलेट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 चीजें लिखी हैं, फ्रेगमेंटेशन तुझे समझ आनी चाहिए। अब जरा मैं ये बोल रहा हूं कि थैलस कैसा होता है, ब्रायोफाइट का हैप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। मैं तुझे दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास ये थैलस है, ये थैलस है ब्रायोफाइट का, इसके ये सेल्स हैं बहुत सारे, ऐसे ये सेल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पर थैलस पर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप किया। अब मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये थैलस जो है ना, ये थैलस जो है इसको मैं गैमेटोफाइट कह रहा हूं। तो ये जो गैमेटोफाइट है ये थैलस है। थैलस देखो, गैमेटोफाइट क्यों है? क्योंकि ये गैमेट्स बनाएगा। थैलस क्यों है? क्योंकि इसकी शेप थैलस जैसी है। अब इसने क्या किया, यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप किया, ये इसका नाम है एंथ्रीडियम। तो ये क्या है बेटा, ये एंथ्रीडियम है। अब ये एंथ्रीडियम क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल सेक्स ऑर्गन इज नथिंग बट एक जगह है जहां पर गैमेट बनेगा। अब मैंने क्या किया, इस मेल सेक्स ऑर्गन पर, ध्यान से सुनेंगे, इस मेल सेक्स ऑर्गन पर से मैंने गैमेट्स बनाए। अब वो गैमेट क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसका नाम एंथ्रीडियम है। इससे मैंने ये गैमेट बनाए हैं जिसमें फ्लैजिला है, जिसमें क्या है, फ्लैजिला। तो मेरे पास क्या बना, ये मेल गैमेट बना। अब ये मेल गैमेट मोटाइल है ना, इसका नाम है एंथ्रीडियम से बना है, एंथिरोजोइड, एंथिरोजोइड है। यस, है ना। और ये क्या है, मेल गैमेट है। तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। तो हम यहां पर लिखेंगे, हम यहां पर, अच्छा ये थैलस हो गया। ऐसे ही मेरे पास ये एक और थैलस बना दिया मैंने, है ना। अब इस थैलस पर मैंने क्या किया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया है, ऐसे फ्लास्क शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया, मल्टी सेलुलर, ऐसे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ऐसा फ्लास्क शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसका नाम है आर्कीगोनियम। तो आर्कीगोनियम क्या है बेटा, आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इसके अंदर एक सिंगल एग सेल होता है। एक आर्कीगोनियम में एक एग सेल होता है जो फीमेल गैमेट है, जो क्या है, फीमेल गैमेट है। ये देखो, ये आर्कीगोनियम बना दिया। तो आर्कीगोनियम हैप्लॉइड होगा, हाँ, क्योंकि थैलस हैप्लॉइड है। उसके पास ये क्या बन गया, ये एग सेल बन गया। एग सेल क्या है बेटा, एग सेल है ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे आएगा, मेल गैमेट आएगा पानी से। और ये पानी कहां से मिलेगा, ये पानी आएगा कहां से, या तो रेन से आएगा या नदी के किनारे आ जाएगा, कैसे भी आएगा। तो आपने क्या बात समझी, आपने समझा कि थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है,
फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्कीगोनियम है। आर्कीगोनियम में सिंगल एग सेल बनता है, एक आर्कीगोनियम में एक एग सेल बनता है। यस, सिंगल एग सेल बनता है। तो सर क्या एक ही आर्कीगोनियम बनता है? इस पे नहीं, 10 बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रही है हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं ये थैलस गैमेटोफाइट था, तो क्या ये डायरेक्ट एंथ्रोजॉइड बना देगा, गैमेट बना देगा? नहीं। इस थैलस पर एक सीजन में सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। तो क्या डेवलप करेंगे? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन दो तरीके के डेवलप करते हैं, मेल वाला अलग, फीमेल वाला अलग। ये दोनों सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, एंथ्रीडियम भी और आर्कीगोनियम भी। एंथ्रीडियम बनाता है मेल गैमेट। अब क्योंकि ये गैमेट मूव कर सकता है, याद करो मूव करने के लिए जूस्पोर वर्ड था, इसीलिए इस मेल गैमेट का नाम रखा एंथेरोजोइड। जोइड मतलब मूव कर सकता है। ये जो सिंगल एग सेल है ये मूव नहीं करता, तो पानी से फर्टिलाइजेशन होगी। यस, किससे होगी? फर्टिलाइजेशन पानी से। ये चीज हमें पढ़नी है। यस अब्बास बेटा आप सही है। बच्चे मैं आप समझ नहीं रहे हो, मैं आप लोगों को डांटता नहीं हूं। जो बच्चे बैच में आ जाते हैं उनको मान लो डांटूंगा अभी तो पढ़ेगा तो मुझसे ना आया पढ़ने के लिए, मैं उन्हें सही बातें बता रहा होता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर भी कई बार क्या होता है, लोग सच सुनने के लिए तैयार नहीं, वो नेगेटिव कमेंट लिखने लगते हैं। अच्छा, हम लोग कमेंट डिलीट नहीं करते, एक खास चीज है। नहीं तो आप कभी भी ये चीज समझ लेना कि कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, ऐसा हो ही नहीं सकता नेगेटिव कमेंट्स ना हो। कुछ लोग को नहीं पसंद आता। यस, अगर आपको कभी ऐसा दिख रहा है कि 100% पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां पर फेक है। आप खुद देख लो ना। इवन इवन समझ लो कितना भी पॉपुलर गवर्नमेंट होती है उनके साथ भी ऐसा होता है। यस, तो हम आपको क्लास में समझाते रहेंगे, उसके लिए वीडियोस वगैरह सब बनाएंगे, पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी चीजों का। एक बार बना लो इसको, एक बार बना लो बेटा, हल्का सा और बताना है इसमें बस कि गैमेट्स का क्या होगा, वो सारी चीजें। लिख लिया बेटा? ठीक है, चलिए 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 चलिए। अब थोड़ा सा इसको और क्लियरिटी से देते, क्योंकि मैंने तो अभी सेक्स ऑर्गन बताया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया क्या है। देखो सबसे पहले आप ये समझो ध्यान से, हमारे पास एक होगा गैमेटोफाइट, ये हरा होगा, ये भी गैमेटोफाइट है। यस, ये गैमेटोफाइट है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर किसी गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम बने तो उसको क्या लिखेंगे, मेल या फीमेल? जैसे मान लेते हैं इस गैमेटोफाइट को मैं मेल गैमेटोफाइट कह रहा हूं, ये थैलस ही है, इस वाले को फीमेल गैमेटोफाइट कह रहा हूं। तो मेल गैमेटोफाइट पे मुझे क्या दिखेगा, मुझे बताओ। मेल गैमेटोफाइट पर मेरे पास क्या बनेगा, बताओ मुझे। तो मेल गैमेटोफाइट पर मेरे पास बनेगा क्या? एंथ्रीडियम, यही बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा। अब आप मुझे बताना कि अगर गैमेटोफाइट एन है, ये भी एन ही होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, ये मेन प्लांट था, इसने बना दिया आर्कीगोनियम। यस, अब आप मुझे बताओ, ये जो आर्कीगोनियम है, इससे इससे मेरे पास गैमेट बने, उस गैमेट का नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड।
जो क्या है, मेल गैमेट है। यस। अब भाई अगर ये n है, ये n है, हैप्लॉइड है, और यहां पर क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। अच्छा, एग सेल बन गया। अब मुझे बताओ यहां माइटोसिस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? भाई गैमेट कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, है ना। किससे? क्योंकि हैप्लॉइड है ना आर्किगोनियम ये। अब मैंने इसको इससे फर्टिलाइज कर दिया, यहां पर लिख दी मैंने फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, कैसे हुआ है, पानी से। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, अब आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये मेरे पास क्या है, थैलस है, और आर्किगोनियम के अंदर, ये आर्किगोनियम है, इसके अंदर फ्लास्क शेप आर्किगोनियम है, इसके अंदर मेरे पास ये जाइगोट बन गया है। एल्गी होती तो जाइगोट में क्या होता, ये जाइगोट बन गया। एल्गी में जाइगोट में क्या होता बताओ, इन एल्गी जाइगोट क्या शो करेगा, जाइगोट शो मियोसिस। पर ब्रायोफाइट में क्या होगा, इन ब्रायोफाइट जाइगोट शो माइटोसिस। एनसीईआरटी लिखते हैं मियोसिस नहीं होगी। अब जाइगोट की माइटोसिस होकर एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो देख लो आप क्या है। ये गैमेटोफाइट है, ये आर्किगोनियम है, इस तरीके से आर्किगोनियम है, ये देखो, दिस वन इज आर्किगोनियम। और मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया माइटोसिस से जिसके 3 पार्ट हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया माइटोसिस से जिसके 3 पार्ट हैं, ऐसा, जिसके हमारे पास 3 पार्ट हैं, है ना, 3 पार्ट हैं ये, ठीक है, जिसके हमारे पास ये 3 पार्ट हैं। इस पार्ट को कहते हैं कैप्सूल, इसको कहते हैं सीटा, और इसको कहते हैं फुट। इस पूरे पार्ट को कहते हैं स्पोरोफाइट। अब आप मुझे बताओ एल्गी के केस में किसको कहते थे स्पोरोफाइट, इस जाइगोट को। तो क्या होगा बेटा, जाइगोट डिवाइड किया, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। और उसमें क्या होगा, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होके स्पोर बन जाएंगे, यहां ये स्पोर बन गए। तो इनसाइड कैप्सूल मेरे पास क्या बन जाएंगे, इनसाइड कैप्सूल मियोसिस से स्पोर बन जाएंगे, मियोसिस गिव स्पोर। स्पोर किसके अंदर बन गए, कैप्सूल के अंदर, ये बन गए स्पोर। अब ये स्पोर आगे या तो ये बना देगा या ये बना देगा, कैसे, बाई माइटोसिस, या जर्मिनेशन लिख सकते हो। आप खुद देख लो बेटा, आप खुद देखो, ये है पूरा, आपको समझना है। एल्गी से कैसे अलग है, एल्गी में जाइगोट की मियोसिस होती थी, यहां जाइगोट की माइटोसिस होके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना है। अब ये जो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट समझ में आता है, डिपेंड है किस पर, गैमेटोफाइट पर, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड है, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, अब वो जाइगोट से बना है तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, 2n होगा। इसका मतलब कैप्सूल डिप्लॉयड होगा, सीटा डिप्लॉयड होगा, फुट डिप्लॉयड होगा। पर ये जो स्पोर हैं ये हैप्लॉयड हैं। क्यों हैप्लॉयड हैं स्पोर, क्योंकि स्पोर बने हैं मियोसिस से। इनसाइड गिव स्पोर जो कि कैसे हैं, हैप्लॉयड। यस। अगर मैं आपसे कहूं, खुद देखो जरा, आप खुद देखो, अब ये जो स्पोर है, इस स्पोर से ये गैमेटोफाइट बन जाएंगे, कैसे बनेंगे, माइटोसिस से। स्पोर से गैमेटोफाइट बन जाएंगे माइटोसिस। फ्लास्क शेप इज आर्किगोनियम,
बच्चे ये जो आर्किगोनियम ये तो एन है ना, दिस आर्किगोनियम इज एन, ये आर्किगोनियम है ना बेटा, ये फ्लास्क क्या है, आर्किगोनियम है, तो ये तो सेक्स ऑर्गन है ना, ये तो एन होगा, इसके अंदर ये डिप्लॉयड जाइगोट बना, तो दिस स्ट्रक्चर इज 2n, कैप्सूल सीटा फुट, और ये मल्टी सेलुलर है। लॉजिकली सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी एक वीडियो भी डाली हुई मैंने यूट्यूब पे, आप देखना एक बार मेरे कहने से। मेन तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर है, पर ये मेन प्लांट क्या होगा, ये गैमेटोफाइट मेन प्लांट है, ये गैमेटोफाइट मेन प्लांट है, क्योंकि यही हरा होता है। कल इसके आगे पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे ब्रायोफाइट को, है ना, और कुछ पार्ट शायद टेरिडोफाइट का भी पढ़े हम लोग। यहीं पे रोकते हैं इसको, आज मैं एल्गी के कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जी, बिल्कुल एंड करते हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझो ध्यान से, हमने सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए हुए हैं रिसेंट पास्ट में, तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे डॉक्टर नहीं बनते। कल मैं एक हॉस्पिटल में था, तो वहां पर एक बच्चा मिला जो बी फार्मा करके एमआर की जॉब कर रहा, उसने पहचान लिया, उसने पहले वीडियो कहीं मिलाई कि हाँ सर ये, उसने बताया, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अच्छा करो, प्रयागराज का था वो। आप समझो ध्यान से, सब लोग डॉक्टर नहीं भी बनते, पर लाइफ में अच्छा करना जरूरी है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि ये आपकी लाइफ का वो चांस है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करो कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। कॉन्सेप्ट कभी खराब नहीं जाएंगे। खराब क्या जाएगा, ये जो फर्जी टाइप की मेहनत होती है ना, कि क्वेश्चन लपेटे जा रहे हैं, बिना बात के रटे जा रहे हैं, ट्रिक बना के याद, कहाँ काम आ रही है ट्रिक। आज मैंने ये सीख लिया स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या होता है, तो मैंने कुछ लॉजिक सीखा, मैंने ट्रिक बना के याद कर लिया, वो ट्रिक कहाँ काम आएगी फिर लाइफ में। यस, ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार सम अप नहीं करेंगे, आप खुद से करेंगे, कल करूंगा सम अप। यस, यहां तक एनसीईआरटी में पढ़ोगे आप एक बार खुद से। बाय।